हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। क्लास 10 मैथ्स का जो गुजरात बोर्ड का पेपर हुआ था कल, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। मैथ्स स्टैंडर्ड और मैथ्स बेसिक दोनों पेपर को हम सेक्शन वाइज क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन ए और बी ऑलरेडी हम जो मैथ्स बेसिक का है उसको डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सेक्शन सी को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने सेक्शन ए और बी को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा या डायरेक्ट वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आप उन वीडियोस को जाके उन लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम जो बाकी के सेक्शन बच गए हैं, चाहे वो मैथ्स बेसिक का हो या मैथ्स स्टैंडर्ड का हो, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, मैथ्स बेसिक का जो सेक्शन सी है वो हम डिस्कस करते हैं। देखो, सेक्शन सी जो होता है वो क्वेश्चन नंबर बेटा 38 से 46 होता है। ठीक है, आपको कोई भी 6 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके पास देखो कितने होते हैं, 6 एंड 3, टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं। उसमें से कोई भी 6 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं बेटा। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क का होता है। इट मींस ओवरऑल ये जो सेक्शन है बेटा 18 मार्क्स का होता है, जैसा आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 से देखो। अलोक हैज सम पिजन्स एंड काउज। अलोक के पास कुछ पिजन्स है और कुछ काउज है। द टोटल नंबर ऑफ देयर आईज इज 120। जो टोटल आईज है मींस पिजन्स की आईज प्लस काउज की आईज, दोनों का जो सम है वो 120 हो रहा है। एंड टोटल नंबर ऑफ लेग्स जो है बेटा वो 180 आ रहा है। ठीक है, हाउ मेनी पिजन्स एंड काउज द अलोक हैज। तो अलोक के पास में कितने पिजन है और कितने काउ है ये हमें बताना है। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं, क्या अज्यूम कर लेता हूं, लेट आलोक हैज पिजन्स लेना है मैंने, तो अलोक हैज पिजन्स इक्वल टू पी। एंड काउस बेटा मैं क्या ले लेता हूं, सी ले लेता हूं। ठीक है, अब अगर आलोक के पास टोटल पी पिजन्स हैं तो उनके जो नंबर ऑफ आईज होगी वो 2 टाइम्स पी होगी। हर एक पिजन के दो दो आई होगी। अगर सपोज 10 पिजन है तो टोटल नंबर ऑफ आईज कितनी हो जाएगी पिजन्स की, 20 हो जाएगी अगर 10 पिजन है तो। ठीक है, अगर लेग्स की बात करूंगा तो लेग्स पिजन की तो 2 ही होती है, तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स भी क्या हो जाएगी बेटा, 2 टाइम्स पी हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं काउ की बात करता हूं, काउ के आईज कितनी होती है बेटा, 2 आईज ही होती है। इट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ काउज आईज बी होगा, टोटल नंबर ऑफ आईज आ जाएगी काउज की। ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है, देखो हमें टोटल नंबर ऑफ आईज दे रखा है। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ आईज का मतलब पिजन्स की कितनी आईज होगी बेटा, 2 टाइम्स पिजन की आईज हो जाएगी प्लस 2 टाइम्स क्या हो जाएगी बेटा, काउ की आईज। इनका जो सम दे रखा है बेटा 120 दे रखा है। ठीक है, पिजन्स के भी 2 आईज होती है और काउ के भी 2 आईज होती है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ लेग्स दे रखा है 180 बेटा। लेग्स 180 टोटल दे रखा है, तो पिजन्स के कितनी लेग्स होती है बेटा, 2 लेग्स ही होती है। इट मीन्स अगर टोटल नंबर ऑफ पिजन्स हमारे पास में पी है तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स पिजन्स की कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स पी। ठीक है, काउ जो होती है बेटा, एक काउ की कितनी लेग्स होती है, 4 लेग्स होती है। तो टोटल नंबर ऑफ काउज अगर हमारे पास में सी है तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स काउज की कितनी हो जाएगी बेटा, 4 टाइम्स सी हो जाएगी। अब टोटल पिजन्स की लेग प्लस काउ की लेग्स का सम आपको दे रखा है बेटा 180। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन बन गई है बेटा हमारे पास में। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। लीनियर इक्वेशन बन गई इन 2 वेरिएबल्स। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और पी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे इजी मेथड जो होता है बेटा क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड है। मैं क्या कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो सब्ट्रैक्ट करने से जो इक्वेशन सेकंड है उन सबके साइन क्या हो जाएंगे, टर्म्स के चेंज हो जाएंगे। तो ये 2p और -2p कैंसिल हो गया। ये प्लस का 2c है, ये माइनस का 4c है, तो माइनस का 2c हमारे पास में बच गया। इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, देखो माइनस का 180 और प्लस का 120, तो माइनस का हमारे पास में आ गया बेटा 60। ठीक है, अब -2 से -60 बेटा कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 30 टाइम्स। तो c की वैल्यू हमारे पास में बेटा क्या आ गई, 30 आ गई। इट मीन टोटल नंबर ऑफ काउज जो है वो कितनी है हमारे पास में, 30 है। अब ये जो c की वैल्यू है बेटा, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो 2 टाइम्स p प्लस 2 टाइम्स c की वैल्यू क्या है बेटा, 30 है, ये 30 ले लिया मैंने, इक्वल टू आ जाएगा 120। तो 2 टाइम्स p इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बेटा देखो 120 माइनस 32 जा 60 आ गया। 2p की वैल्यू हमारे पास में बेटा 60 आ गई, तो p की वैल्यू क्या आ गई बेटा 30 आ गई।
इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पिजन्स भी हमारे पास में कितने हैं, 30 है, और काउस भी कितनी होगी बेटा, 30 होगी। तो इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी बेटा 30 पिजन्स, और 30 हमारे पास में क्या आ जाएंगे, काउस हो जाएंगे। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो, क्रॉस चेक कर लो। देखो पिजन 30 है तो टोटल आइज पिजन की 60 हो गई, काउस 30 है तो काउस की भी आइज कितनी होगी, 60 हो गई। 60 60 दोनों मिलके ऐड क्या हो रही है, देखो 120 टोटल आइज हो जाएगी। लेग्स की बात करता हूँ, पिजन्स 30 है तो पिजन्स की लेग्स कितनी होगी, 60 होगी। काउ 30 है तो एक काउ की 4 लेग है, तो 30 इंटू 4 करूंगा 120 हो जाएगा। तो 120 प्लस 60 180 टोटल लेग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 क्या दे रखा है, देखो सॉल्व द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल दिस एंड दिस बाय एलिमिनेशन मेथड। हमें एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, लिखा हुआ है। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हमें सेम बनाना होता है, और फिर एक वेरिएबल को क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन है बेटा, देखो हमारे पास में x प्लस वाई इक्वल टू 5, दूसरी है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो अभी इन दोनों इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, सेम बना लेता हूँ। देखो मैं क्या करूँ, y के कोफिशिएंट सेम बना लेता हूँ। तो y के कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए मुझे ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसको पूरी को मैं क्या कर दूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इससे क्या होगा, देखो इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस 3y इक्वल टू 5 3 15। और ये सेकंड इक्वेशन बेटा ऑलरेडी हमारे पास में दे रखी है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब 3 से मल्टीप्लाई करते दोनों के, देखो y कोफिशिएंट क्या हो गए, सेम आ गए, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो प्लस माइनस का अगर डिफरेंस है तो मैं दोनों को अब क्या कर दूं, ऐड कर देता हूं, जिससे प्लस 3y और माइनस 3y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया बेटा, ये क्या आ गया हमारे पास में, देखो 3x प्लस 2x 5x इक्वल टू ये क्या आ जाएगा बेटा 15, और प्लस में क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो 15 प्लस 4 कितना हो गया बेटा, 19 हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई बेटा, 19 डिवाइड बाय 5। ये x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू बेटा आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, ये x की वैल्यू मैं सपोज फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो 3 टाइम्स 19 बाय 5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा ये। ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैंने देखो क्या किया, y के कोफिशिएंट को सेम बनाया है, आप x के कोफिशिएंट को सेम बना लो सेकेंड टाइम में। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, देखो 19 3 57 आ जाएगा, ये आ जाएगा 57 बाई 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 15 आ गया। इसको मैं इस साइड भेज देता हूँ, तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, देखो 15 माइनस 57 बाई 5। एलसीएम ले लेता हूँ, 5 एलसीएम आ जाएगा, ये 15 5 से 75 हो गया बेटा, और माइनस 57 हो गया। ये 3y की वैल्यू आ गई। 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 75 माइनस 57 करता हूँ तो ये आ जाएगा 15, और 3 18 आ गया, डिवाइड बाय 5। 18 3 से कैंसिल हो जाएगा 6। तो y की वैल्यू बेटा आपके पास में क्या आ जाएगी, यहाँ पे ये x और y की वैल्यू आपके यहाँ आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, देखो इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। किसी एपी के फर्स्ट 7 टर्म्स का सम मींस S7 आपको दे रखा है बेटा 49 है। ठीक है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289 मींस S17 आपको दे रखा है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स मींस आपको क्या फाइंड आउट करना है, S20 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें जो दे रखा है बेटा वो वैल्यूज हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। S7 क्या होता है बेटा, SN आई होप सबको पता होगा। SN जो होता है वो होता है बेटा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये SN सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला होता है, या फिर आप n/2 a प्लस l भी लिख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी हो। यहाँ a प्लस l लिखने का कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो हमें फर्स्ट टर्म और अगर कॉमन डिफरेंस मिल जाता है तो मैं सम फाइंड आउट कर सकता हूँ 20 टर्म्स का, बिकॉज n की वैल्यू 20 ऑलरेडी हमें दे रखी है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। देखो S7 का मतलब n की जगह 7 पुट करना है आपको, ये हो जाएगा n/2 7/2 इंटू 2 टाइम्स a प्लस 7 माइनस 1 मीन्स 6 इंटू d। इसकी वैल्यू आपको 49 दे रखी है, तो 7 से बेटा 49 कैंसिल हो जाएगा, 7 टाइम्स
तो आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 2 कॉमन भी आ रहा है ना, इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ और वो 2 जो डिवाइड बाय 2 है उससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 डिवाइड बाय 2 और यहाँ क्या बचेगा, देखो a प्लस 3d, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, 7 के इक्वल, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में क्या आ गया बेटा, देखो a प्लस 3d इक्वल टू 7, ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई। सिमिलरली ये सेकंड इक्वेशन है S17 का मतलब 17 टर्म्स का सम, तो क्या होता है n बाई 2 मीन 17/2 इंटू ये क्या हो जाएगा बेटा 2a प्लस 17 माइनस 1 16 इंटू डी, ये इक्वल है बेटा 289 के। अब ये 17 से 289 कैंसिल होगा, देखो 17 1 जा 17 आ गया, 119 आ गया है ना, 119 ये 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 17 से। ठीक है, फर्दर यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है, फिर से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास में a प्लस 8d इक्वल टू 17, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन गई बेटा a प्लस 8d इक्वल टू 17। अब ये देखो बेटा लीनियर इक्वेशन आ रही है इन 2 वेरिएबल्स, a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 8d इक्वल टू 17, तो इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है, मैं एलिमिनेट कर देता हूँ दोनों को एलिमिनेशन से, है ना। क्या करूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन कर देता हूं माइनस, ठीक है, उससे क्या होगा, ये प्लस का a है, ये माइनस का a कैंसिल हो गया, प्लस 3d माइनस का 8d, तो ये माइनस का 5d हो गया बेटा, और प्लस का 7 माइनस का 17 तो माइनस का हो गया 10, माइनस 5 से माइनस 10 बेटा 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू हमारे पास में आ गई 2, मीन्स ये जो AP है इसका कॉमन डिफरेंस 2 आ गया हमारे पास में, है ना। अब ये बेटा d की वैल्यू मैं इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो a प्लस 3 टाइम्स d कितना है 2 इक्वल टू 7, तो 3 टू जाइए 6 बनेगा, 7 माइनस 6 a की वैल्यू बेटा यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास में 1 आ जाएगी। इट मीन्स AP का हमारे पास में फर्स्ट टर्म आ गया और कॉमन डिफरेंस भी आ गया, तो अब हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं, देयरफॉर S20 बेटा क्या हो जाएगा 20/2, 2a की वैल्यू बेटा कितनी है 1 प्लस n माइनस 1 मीन्स 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है बेटा, ये मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, 2 से 20 कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, तो ये आ गया 10 इंटू ये बन गया 2 प्लस ये बन गया बेटा 19 इंटू 2, 19 2 जा बेटा कितना हो जाएगा 38, 38 प्लस 2 40 इंटू 10 कर दूंगा तो ये आ गया बेटा 400, तो S20 जो आ जाएगा उस AP का वो क्या हो जाएगा 400 के इक्वल हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं बेटा, देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 41 आपको गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, है ना। A और B पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, एक सेकेंड, A और B पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है बेटा, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बेटा -2, 2 और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, 8। इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो 4 इक्वल पार्ट्स में अगर इस लाइन को डिवाइड करना है तो कितने पॉइंट चाहिए होंगे हमें, 3 पॉइंट चाहिए होंगे, जो इस लाइन को क्या करेंगे बेटा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सपोज ये पॉइंट मैं P Q और R ले लेता हूं, ओके, ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन, चारों पोर्शन जो है वो 1:1:1:1 होंगे, तभी ये क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, अब हमें पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मींस पी क्यू आर के हमें क्या करना है कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला में अप्लाई करना पड़ेगा। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, अगर मैं पी के लिए सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करूंगा बेटा, तो ये जो है बेटा ये हमारा एम हो जाएगा और ये पूरा क्या हो जाएगा बेटा एन हो जाएगा इस केस में, है ना। तो एन की वैल्यू 3 आ जाएगी, 1 2 3, और एम की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी यहाँ से 1 आ जाएगी, बिकॉज हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1 अपॉन m प्लस n। ये जो है बेटा ये क्या हो जाएंगे x1 y1 हो जाएंगे, ये हो जाएगा x2 y2, और ये m हो गया और ये n हो गया। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा m टाइम्स, फॉर्मूला लिखूंगा मैं, चलो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1
अपॉन में क्या आता है बेटा m प्लस एन, ये x कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट क्या होता है m टाइम्स y2 प्लस n टाइम्स y1 अपॉन m प्लस n, ये y कोऑर्डिनेट होता है। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, देखो p क्या हो जाएगा, m कितना है 1, 1 इंटू x2 कितना है बेटा 2, प्लस n कितना है बेटा 3, x1 कितना है, ये x1 होगा, x1 हो गया -2, अपॉन में क्या आएगा बेटा m प्लस n मीन्स 1 प्लस 3। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा बेटा m ऑफ y2 मीन्स 1 ऑफ y2 कितना है 8, प्लस n हो गया 3 इंटू y1 कितना है बेटा 2, अपॉन में क्या आ गया m प्लस n मीन्स प्लस। सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इसका, देखो p क्या हो गया बेटा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 टू ज़ा -6 मीन्स -4 अपॉन 4 आ जाएगा, ये आ गया माइनस का 1। ये बनेगा देखो 8 प्लस 3 टू ज़ा 6 आ गया, तो 8 और 6 कितना हो गया बेटा 14 हो गया, 14/4 करूंगा तो ये आ जाएगा 7/, ठीक है। ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आ गए। पॉइंट क्यू जो है बेटा, देखो पॉइंट क्यू तो मिड पॉइंट है ना ए बी का, पॉइंट क्यू बिकॉज इधर भी देखो 2 है और इधर भी 2 है, 2:2 मीन्स 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट क्यू तो बेटा मिड पॉइंट हो गया डायरेक्ट, तो मिड पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट में डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकता हूँ, है ना। पॉइंट क्यू जो है उसके तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2, बिकॉज पॉइंट क्यू क्या है मिड पॉइंट है। पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट देखो क्या आ जाएगा, x1 कितना है बेटा -2 प्लस x2 2 डिवाइड बाई 2, y1 है 2 प्लस y2 है 8 डिवाइड बाई 2, तो ये तो -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया तो 0 आ गया, तो 0/2 क्या हो जाएगा 0, कोमा ये क्या आ जाएगा बेटा देखो 10/2 मीन्स 5 आ गया, तो ये पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास में। अब हमें पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो पॉइंट आर के लिए बेटा ये रेशियो क्या बनेगा, देखो ये जो पूरा है ये m बन जाएगा, इसकी वैल्यू इस बार 3 हो जाएगी, और ये जो बनेगा बेटा ये क्या बनेगा n बन जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो पॉइंट r के कोऑर्डिनेट में देखो यहाँ फाइंड आउट कर लेता हूँ। r के केस में क्या होगा, अब डायरेक्ट फॉर्मूला में नहीं लिख रहा है ना, फॉर्मूला में नहीं आया, एक बार लिख दिया, तो m ऑफ x2, m कितना है बेटा 3 ऑफ x2 कितना है 2, प्लस n कितना है 1 ऑफ x1 कितना है -2 अपॉन 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हमारा x कोऑर्डिनेट आएगा। y कोऑर्डिनेट m ऑफ y2 मीन्स 3 ऑफ 8 प्लस क्या हो जाएगा n ऑफ y1 मीन्स 1 ऑफ 2, 1 ऑफ 2, ये डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 4। r कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, देखो 3 टू ज़ा 6 -2 करूंगा 4/4 1 आ गया, कॉमा 8 3 जा कितना हो गया 24, और प्लस में ये कितना है 2 आएगा क्या n ऑफ y1, हाँ तो ये आ गया 26/4, 26/4 करता हूँ तो ये आ जाएगा बेटा 13/, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया r कोऑर्डिनेट, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, इन तीनों के हमें बताने थे, ये हमने पॉइंट्स बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 क्या दे रखा है, देखो शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टाइसेस ऑफ ए स्क्वायर। ये जो 4 पॉइंट है ये स्क्वायर के वर्टाइसेस है, ये हमें क्या करना है बेटा प्रूव करना है, ठीक है। तो स्क्वायर के वर्टाइसेस अगर हैं तो इन सभी वर्टाइसेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी बेटा सेम रहेगी, बिकॉज स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती है सेम होती है, और डायगोनल्स के जो वर्टाइसेस है वो भी क्या रहेंगे, जो डायगोनल्स है वो भी स्क्वायर के केस में तो सेम ही आते हैं ना, तो दो वर्टाइसेस के अगर बीच की डिस्टेंस डायगोनल के केस में सेम आ रही है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा एक स्क्वायर बन जाएगा। तो ये सपोज पॉइंट मैं ए ले लेता हूँ, ये बी ले लेता हूँ, ये सी ले लेता हूँ, ये डी ले लेता हूँ। अगर ये ए बी सी डी को स्क्वायर के वर्टाइसेस होना है तो आपके पास एक तो क्या आना चाहिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, एक तो ये आना ही चाहिए, ठीक है। एक ये आपको प्रूव करना है, एंड सेकंड क्या प्रूव करना है बेटा जो डायगोनल है वो भी सेम आना चाहिए, मींस ए सी इक्वल टू बी डी भी आना चाहिए। ये सपोज ए बी सी डी आपका स्क्वायर है, ठीक है, तो ये ए सी इक्वल टू बी डी भी तो आना चाहिए, बिकॉज स्क्वायर के केस में क्या होता है डायगोनल भी इक्वल होते हैं, अदरवाइज ये रोम्बस भी तो हो सकता है, सभी साइड्स तो रोम्बस की भी क्या होती है सेम होती है, बट क्या रोम्बस और स्क्वायर सेम ही है क्या, नहीं है, रोम्बस में क्या होता है डायगोनल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है।
तो आपको ये दोनों चीजें यहाँ पे प्रूव करनी है। तो मैं बारी बारी से देखो ए बी फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, पहले ए बी निकाल लेता हूं मैं। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो ए बी के केस में डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस एक्स टू, x1 है बेटा 1 माइनस x2 है 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा देखो, स्क्वायर रूट के अंदर -3 का होल स्क्वायर ये बन गया 9 प्लस ये बन गया देखो 7 माइनस 2 5 का होल स्क्वायर मीन्स 25। तो 9 और 25 ये आ जाएगा रूट के अंदर 30। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करते हैं बेटा, बीसी फाइंड आउट करते हैं। बीसी के लिए मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। देखो 4 माइनस ऑफ -1, तो 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया x1 माइनस x2। सिमिलरली ये क्या बनेगा 2 माइनस ऑफ -1 मीन्स +1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया देखो 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये फिर से क्या आ गया देखो रूट 34 आ गया। नेक्स्ट सी डी फाइंड आउट कर लेता हूँ बेटा मैं। स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2, तो -1 माइनस और -4, तो -1 प्लस 4 हो गया का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा देखो -1 -4, -1 -4 का square। ये क्या बनेगा देखो +3 का होल स्क्वायर मीन्स 9। ये -5 का होल स्क्वायर बनेगा, तो -5 का होल स्क्वायर करोगे तो वो भी 25 आएगा, ये भी 34 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा, ए डी फाइंड करना है। तो ए डी अगर मुझे फाइंड करना है तो ए और डी के कोऑर्डिनेट यूज ले लो। तो x1 1 माइनस ऑफ -4, तो 1 + 4 हो गया बेटा ये का होल स्क्वायर प्लस में ये क्या हो गया 7 -4 y1 माइनस y2। तो ये फिर से देखो क्या बन गया 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस ये बनेगा 3 का होल स्क्वायर, ये आ गया 9। तो ये क्या आ गया रूट के अंदर में 34 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये तो क्लियर दिख रहा है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी तो आ गया। मैं क्या कर लूँ ए सी और बी डी और फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो ए सी अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ बेटा, ए सी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए और सी के कोऑर्डिनेट यूज लेने हैं मुझे। तो x1 माइनस x2 मीन्स 1 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 7 माइनस ऑफ -1, तो 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा देखो 2 का स्क्वायर 4 आ गया प्लस ये 7 और 1 8 का होल स्क्वायर 64 आ गया। तो ये आपके पास में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 68 AC की वैल्यू। अब मैं BD की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ बेटा। BD इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 4 माइनस ऑफ -4 मीन्स 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया प्लस में क्या आ जाएगा देखो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा देखो 8 का होल स्क्वायर, ये भी 64 बन गया प्लस ये -2 का होल स्क्वायर, ये +4 बन जाएगा ना। तो ये भी क्या आ गया बेटा रूट के अंदर 68। देयरफॉर मैं ये बोल सकता हूँ AC इक्वल टू BD भी आ गया। तो AC इक्वल टू BD हो गया और AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD आ गया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें होगी, देयरफॉर ये क्या होगा वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर होंगे ABCD। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखो क्या है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपको क्या करना है, ये सपोज कोई सर्कल है, ठीक है। प्रूव दैट द टेंजेंट, टेंजेंट ले लेता हूं मैं, ये बेटा टेंजेंट है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है ये क्या होगी, रेडियस जो है इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। ये हमें क्या करना है बेटा, प्रूव करना है। ठीक है, तो ये अगर सेंटर है बेटा, ये सपोज पॉइंट P लेता हूँ, तो मैं इस टेंजेंट पे बेटा कोई भी एक दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ। सपोज ये पॉइंट मैं Q यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ ध्यान से देखता हूँ तो ये बेटा OQ जो है वो OP से ऑलवेज क्या होने वाली है बेटा, बड़ी होने वाली है। ठीक है, जब मैं Q पॉइंट सपोज यहाँ ले लेता हूँ, ये Q डैश ले लेता हूँ, इस केस में बेटा OQ डैश भी बेटा क्या आने वाला है, ऑलवेज OP से बड़ा ही आने वाला है। तो इट मीन्स मैं इस टेंजेंट पे जब तक ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला पॉइंट नहीं लूंगा तब तक वो जो डिस्टेंस है OQ वो ऑलवेज OP से तो क्या आती रहेगी बेटा, बड़ी ही आती रहेगी। ठीक है, तो वो डिस्टेंस जो है वो OQ जो है वो OP से ऑलवेज क्या आती रहेगी, बड़ी आती रहेगी जब भी आप टेंजेंट पे कोई भी पॉइंट लोगे एक्सेप्ट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
जैसे ही मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला पॉइंट बेटा यहाँ ले लेता हूँ, तो ये जो रेडियस है बेटा, ये रेडियस क्या आ जाएगी, डायरेक्ट इस जो टेंजेंट है इसके क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर आ जाएगी। या फिर मैं ये कहूंगा कि ये जो डिस्टेंस है या रेडियस वाली डिस्टेंस है, या किसी भी पॉइंट की इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट हो जाएगी। ठीक है, और वो जो अगर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होती है तो किसी भी पॉइंट की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज उस लाइन से हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है। तो इससे ये क्या हो जाएगा बेटा, प्रूव हो जाएगा कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस के थ्रू लाइन खींची जाती है टेंजेंट पे, वो ऑलवेज क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, बिकॉज ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये प्रूव करना होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखो क्या है, ये ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। बिल्कुल सही है बेटा, कोई भी सर्कल है उसका कोई डायमीटर है बेटा, इस डायमीटर के एंड पॉइंट पे आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे बेटा तो वो ऑलवेज क्या होगी, पैरेलल ही होगी। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है बेटा ये क्या है, बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट, द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, ये हमने अभी किया है बेटा। ठीक है, टेंजेंट है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर जो लाइन होती है बेटा वो तो ऑलवेज सेंटर से ही तो पास होती है ये। ठीक है, ये जो लाइन है ये ऑलवेज कहाँ से पास हो रही है बेटा, ये सेंटर से ही तो हम क्या करते हैं, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है बेटा, ये लाइन जो भी बनेगी ये ऑलवेज पास तो कहां से होगी, सेंटर से ही पास होगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बेटा क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट, द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस, ये भी बिल्कुल सही है बेटा, ये भी बिल्कुल ट्रू है। द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, एक सर्कल है बेटा, इसको सर्कमस्क्राइब करने वाला जो बेटा पैरेललोग्राम होता है वो ऑलवेज क्या होता है, एक रोम्बस होता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में, आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, बट हमें यहाँ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो आपको आई थिंक अगर आपने किया है तो आपको पता होगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल ट्रू होता है, ट्रू स्टेटमेंट है ये। ठीक है, प्रूव कैसे करते हैं बेटा, ये देखो ABCD क्वाड्रिलेटरल ले लेता हूँ, ये पैरेललोग्राम ले लेते हैं, ये है ना। अब ये पैरेललोग्राम दे रखा है तो आपको क्या दे रखा है, AB इक्वल टू DC दे रखा है, एंड AB पैरेलल टू BDC दे रखा है ना। साथ ही साथ क्या दे रखा है, BC इक्वल टू AD भी दे रखा है, और BC इज पैरेलल टू AD भी दे रखा है। तो अब क्या करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से बेटा ये जहाँ टच कर रहा है ये PQRS पॉइंट ले लेते हैं, फिर ये टेंजेंट इक्वल कर देते हैं, ये टेंजेंट इक्वल कर देते हैं। तो ये सभी साइड्स क्या हो जाती है बेटा, एक दूसरे के इक्वल आ जाती है। और जैसे सभी साइड्स इक्वल आ गई तो सभी साइड्स कौन से पैरेललोग्राम की इक्वल हो सकती है, रोम्बस की हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। ये स्टेटमेंट आपको बताना था ट्रू या फॉल्स है, तो तीनों स्टेटमेंट जो थे बेटा यहाँ क्या होने वाले हैं, ट्रू होने। नेक्स्ट 44 क्या है देखो, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। मैं दो सर्कल ले लेता हूँ बेटा यहाँ पे, ये मैं दो सर्कल ले लेता हूँ डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई का। ये एक सर्कल ले लिया बेटा मैंने, एक और मैं सर्कल ले लेता हूँ जिसका भी सेंटर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात हो रही है, इट में सेंटर क्या रहने वाले हैं बेटा, सेम रहने वाले हैं ना। ये मैंने एज्यूम कर दिया कि सेंटर क्या है, इनके सेम है। ठीक है, ये दूसरा सर्कल मैंने ले लिया जिनके सेंटर क्या है बेटा, सेम है। एक की रेडियस 3 है, एक की रेडियस क्या है बेटा, 5 है। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, सेंटर सेम है, तो ये सपोज मैं इसका सेंटर ले लेता हूँ। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। आपको वो लार्जेस्ट सर्कल कोड, लार्जेस्ट सर्कल की वो कोड आपको फाइंड आउट करनी है जो स्मॉलर सर्कल को क्या करे बेटा, टच करके जाए, है ना। तो स्मॉलर सर्कल को टच करवाना है मुझे, तो मैं ये वाली ऐसे कोड ले लेता हूँ।
ठीक है, ये जो कोड है सपोज पी क्यू है, ये स्मॉलर सर्कल की क्या होगी, टेंजेंट होगी, बिकॉज टच करके जा रही है। अब सॉल्व करना है, तो ये सेंटर है बेटा, इसका सेंटर से कोड पे ऑलवेज क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है, और कोड को क्या करता है, वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये ओ पी हो गया। ये सपोज ओ एम ले लेता हूं मैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला जो है, तो ओ एम जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा पी क्यू के, एंड पी एम जो है बेटा वो एम क्यू के इक्वल होने वाला है। ठीक है, और ये क्या होने वाला है बेटा, पी क्यू का हाफ। देयरफॉर अगर मुझे पी क्यू फाइंड आउट करना है तो मैं 2 टाइम्स ऑफ पी एम फाइंड आउट कर लूँ। ठीक है, तो अगर पी एम अगर मैं फाइंड आउट कर लूंगा तो उसका डबल अगर मैं करूंगा तो वो पी क्यू के इक्वल होगा, और वही हमें क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ कोड इन पी क्यू फाइंड आउट, है ना। तो उसके लिए क्या करूंगा बेटा, देखो ये ओ एम जो है वो स्मॉलर सर्कल की रेडियस है, ये कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। अगर मैं ओपी को ज्वाइन कर देता हूँ तो ये लार्जर सर्कल की रेडियस हो जाएगी, ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ पे बेटा 90 डिग्री है। तो ये जो ट्राइंगल है बेटा ओ पी एम, ये कैसा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन ट्राइंगल ओ पी एम की अगर मैं बात करता हूँ तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, पी एम का होल स्क्वायर जो है बेस है ये, एक तरीके से या बेस ले सकता हूँ या परपेंडिकुलर ले सकता हूँ, बिकॉज हाइपो तो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड ओपी होने वाली है ना। तो आप इसको चाहे जो भी ले लो, क्या आएगा, हाइपो स्क्वायर माइनस में ये परपेंडिकुलर ओ एम स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। ओपी आपको 5 दे रखा है, 5 स्क्वायर माइनस ओ एम 3 दे रखा है। ये क्या आ जाएगा बेटा, 25 माइनस 9 मीन्स 16 आ गया। किसकी वैल्यू बेटा, पी एम स्क्वायर की वैल्यू। देयरफॉर पी एम क्या आ जाएगा बेटा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। मैं माइनस वाली जो वैल्यू है उसको नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज ये एक साइड है तो वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती। अब पी एम अगर 4 आ गया बेटा मेरे पास में, देर फोर मैं पी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ पी एम लिख सकता हूँ, मीन्स ये 2 टाइम्स 4 आ जाएगा, इट मीन्स ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कोड की लेंथ होगी वो क्या आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ब्लाइंड कैंडिडेट के लिए बेटा क्या है, डिफाइन टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। किसी भी सर्कल की बेटा टेंजेंट क्या होती है, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अ लाइन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट विच touches the circle or intersect the circle at a single point is known as the tangent of the circle। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर कोई भी एक ऐसी लाइन आप ड्रॉ करो जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे या फिर कट करके जाए, तो वो जो लाइन होती है बेटा वो क्या होती है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल होती है। ठीक है, नेक्स्ट सीकेंट ऑफ ए सर्कल। सीकेंट बेटा क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे क्या करके जाए बेटा, इंटरसेक्ट करके जाए। अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज नोन एज द सीकेंट ऑफ द सर्कल। इस सीकेंट का बेटा जो ये सर्कल के अंदर वाला पार्ट होता है ये क्या होता है बेटा, कोड ऑफ द सर्कल होता है ना। नेक्स्ट बेटा क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ ए सर्कल। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बेटा क्या होता है, वो पॉइंट जिसपे टेंजेंट और टेंजेंट जो होती है वो सर्कल को टच करके जाए, या फिर आप ये बोल सकते हो टेंजेंट एंड सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है वही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है ना। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड द सर्कल इज नोन एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, देखो क्या है बेटा, द फॉलोइंग डेटा gives the information on the observed lifetimes in hours of 225 electrical components। 225 electrical components है, इसका ये डेटा दे रखा है। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स। आपको मॉडल लाइफ टाइम फाइंड आउट करना है, मींस मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है, मॉडल क्लास चाहिए होता है। मॉडल क्लास बेटा कौन सी क्लास होती है, वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बेटा कितनी है, 10, 35, 52, 61। 61 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इट मीन इससे रिलेटेड जो क्लास होगी बेटा ये हमारी कौन सी वाली क्लास हो गई, मॉडल क्लास हो गई। अब अगर हमारे पास में मॉडल क्लास आ गया है बेटा तो मैं डायरेक्ट मॉड का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। मॉड इक्वल टू बेटा क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब ये वैल्यूज क्या होती है बेटा, एल होता है लोअर लिमिट। एल क्या है बेटा, लोअर लिमिट किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। F1 बेटा क्या होता है, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ये F1 हो गया।
इससे पहले वाले की फ्रीक्वेंसी f0 होती है, इससे बाद वाले की फ्रीक्वेंसी बेटा f2 होती है। ठीक है, और h क्या होता है बेटा इसका, जो क्लास का साइज है, कितना है साइज बेटा 20। तो ये सब वैल्यू मुझे यहाँ क्या करनी है बेटा, पुट करनी है। तो L कितना है बेटा 60 आ गया, प्लस F1 कितना है, F1 है 61, माइनस F0 कितना है बेटा 52 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 मीन्स ट्वाइस ऑफ 61, तो ये आ जाएगा 122, माइनस F0 52 माइनस F2 38, इनटू में बेटा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, H कितना है 20 है ना, ये आ गया। ये इक्वल आ जाएगा बेटा 60 प्लस 61 माइनस 52, कितना हो जाएगा बेटा 9 आ जाएगा ये, और 9 इंटू 20 आ जाएगा ना, ये आ जाएगा 9 इंटू 20। डिवाइड में क्या बचेगा, देखो बेटा ये कितना आ रहा है 60 और 30 90 हो गया, और 122 माइनस 90 करता हूँ तो ये आ जाएगा बेटा 30। ठीक है, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं, 4 से कैंसिल हो रहा है देखो 8 टाइम्स, और ये बेटा आ जाएगा 5 टाइम्स। ये 9 5 जा 45 डिवाइड बाई 8 आ गया आपके पास में ना, तो 45 डिवाइड बाई 8 अगर मैं करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा बेटा 8 5 जा 40, पॉइंट लगा दूंगा 0 5 0 आ गया, 8 6 जा 48 2 0 8 2 जा आ जाएगा 16, और 8 5 जा हो जाएगा ये आपके पास में क्या आ जाएगा बेटा 60 प्लस 5.625 है ना, तो ये बन जाएगा 65.625। इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो क्या बनेगा 45 डिवाइड बाई 8 ही बनेगा, उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है ना, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का क्या है, देखो अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, तो रेड बेटा कितनी है 5 रेड है, 8 व्हाइट बॉल्स 8 व्हाइट है बेटा, ठीक है, एंड 4 क्या है बेटा ग्रीन है। One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, green? ठीक है, अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी बेटा हमें फाइंड आउट करनी है, तो रेड आने के लिए फेवरेबल केसेस कितने हैं बेटा 5 है। ठीक है, तो फर्स्ट केस के लिए बेटा फेवरेबल केस कितने हैं हमारे पास में 5 है। टोटल केस कितने हैं, इन टोटल इनका सबका टोटल कर देता हूँ, ये कितना आ जाएगा 8 4 12 और 5 कितना हो गया 17 हो गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इक्वल टू क्या आ जाएगा फेवरेबल 5 अपॉन टोटल 70। ये फर्स्ट का आंसर आ गया बेटा। सेकंड क्या है बेटा व्हाइट आनी चाहिए, तो व्हाइट के लिए बेटा फेवरेबल केसेस कितने हैं हमारे पास में 8 है, टोटल केसेस वही 17 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट इक्वल टू क्या आ जाएगा फेवरेबल 8 अपॉन टोटल 70। ये आपका आ गया व्हाइट के लिए प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्या है नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं आनी चाहिए, तो ग्रीन नहीं आनी चाहिए इट मीन्स रेड और व्हाइट दोनों में से कोई भी आई चलेगा। तो नेक्स्ट के लिए हमारे थर्ड के लिए फेवरेबल केस क्या हो गया बेटा ग्रीन नहीं आनी चाहिए, रेड और व्हाइट दोनों चलेंगे, तो फेवरेबल केस रेड A5 प्लस 8 कितना हो गया 13। टोटल केसेस बेटा वही अभी भी 17 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन इक्वल टू क्या आ जाएगा 13/70। ये इस तरीके से आप यहाँ पे फाइंड कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सेक्शन सी था मैथ्स बेसिक पेपर का गुजरात बोर्ड का जो फर्स्ट मार्च को हुआ था उसको हमने डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोज में बाकी के जो सेक्शन बच गए हैं इस पेपर का सेक्शन डी उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।